नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग के बारे में। राइट। तो मनी एंड बैंकिंग के जैसे पिछले चैप्टर्स में हमने कमर्शियल बैंक्स का रोल पढ़ा था। कमर्शियल बैंक्स कैसे कमर्शियल बैंक कैसे क्या फंक्शन में हो रहा था, जैसे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस थे कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन्स ग्रांट करता है और इन्वेस्टमेंट्स मेक करता है। तो ये हमने पिछली वीडियोस में देखा था। आज की वीडियो में हम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे बैंकों का बैंक है इंडिया में, मतलब जिसे सेंट्रल बैंक के नेम से भी जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आरबीआई का बेसिकली रोल क्या होता है? फर्स्ट रोल जो है वो है करेंसी प्रिंटिंग का। आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है और ये करेंसी प्रिंट, मतलब करेंसी प्रिंट की जो अथॉरिटी है वो आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है करेंसी प्रिंटिंग की अथॉरिटी। ठीक है। कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। मनी की जो सप्लाई है इन एन इकनॉमी, मतलब एक अर्थव्यवस्था के अंदर कितनी मनी की सप्लाई होनी चाहिए, मतलब मनी की कितनी सप्लाई होनी चाहिए हमारी इकनॉमी में, इस ये भी आरबीआई निर्धारित करता है। मतलब वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई, मतलब ना ही एक मनी की सप्लाई एक्सेस रूप में करता है, ना ही डिक्रीज़ करता है उसकी सप्लाई को, मतलब एक मेंटेनेंस बना रहे इंडियन इकनॉमी, एक अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल करके रखता है मनी की सप्लाई को। कमर्शियल बैंक का हमने ये तो पढ़ा था कि ग्रांटिंग लोन्स करता है। एक ना रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक को, इसको हम बोलते हैं एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। कमर्शियल बैंक को एक रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ता है जिसको कहते हैं हम एलआरआर। ठीक है। और एक रेशियो इसे कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम जान लेते हैं आरबीआई दो तरह के इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड है। पहला है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो आइए देखते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है। ये इसमें पहला पॉइंट आता है इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी। क्वांटिटी को ये इन्फ्लुएंस करता है, मतलब जो हमारी क्वांटिटी है, जो हमारी क्वांटिटी, मतलब जैसे 5 रुपये के जी हमने आटा ख़रीदा, तो ये हमारी क्वांटिटी हो गई। 5 किलो क्वांटिटी में हमने आटा ख़रीदा, तो ये क्वांटिटी बेस्ड है। ठीक है। हम क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितनी मात्रा का काम हो रहा है। जैसे हम 100 रुपये लेकर निकले और घर पहुँचते पहुँचते हमारे ये पैसे हो गए 80 या 120 रुपये हो गए, तो ये हमारी इसने हमारी क्वांटिटी पे इफेक्ट किया। पहले हम 100 रुपये की क्वांटिटी लेके चल रहे थे, अब घर पहुँचते पहुँचते ये हमारी क्वांटिटी बन हो गई 80 या 120। ठीक है। मतलब इट इंक्रीज द क्वांटिटी और इट विल बी डिक्रीज द क्वांटिटी। व्हेन इट विल बिकम 80, so it will be the decrease in the quantity, and when it is become 120, so it will be increase in the quantity, right? ठीक है। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वहीं पे क्या होता है, ये होता है इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन मनी। मनी की डायरेक्शन को चेंज करता है ये बेसिकली, इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन मनी। जैसे कि आप 100 रुपये लेकर निकले, अब 60 रुपये आपको सब्जी के लिए लेने थे, 40 रुपये आपको गर्लफ्रेंड के लिए लेने थे, तो इसमें क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई। हमने 60 रुपये में से 30 रुपये घटा दिए सब्जी में से और ऐड कर दिए 30 रुपये गर्लफ्रेंड पे, तो 70 और 30 100, मतलब यहाँ पर ओनली डायरेक्शन का चेंज हुआ। तो जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है वहाँ पर डायरेक्शन इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्शन मनी को, मतलब प्रभावित करता है डायरेक्शन मनी को। ठीक है। जबकि क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या था, ये हमारी इन्फ्लुएंस कर रहा है क्वांटिटी को, कि 100 रुपये लेकर निकले और घर पहुँचते पहुँचते हमारे 80 हो गए या 120 हो गए, तो इट इन्फ्लुएंस आवर क्वांटिटी। और क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट की एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू इन्फ्लुएंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन एन इकनॉमी। ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं बेसिकली इन्फ्लुएंस करने के लिए द टोटल वॉल्यूम ऑफ जो क्रेडिट है ना इन एन इकनॉमी, मतलब एक अर्थव्यवस्था के अंदर। सेंट्रल बैंक ट्राइज टू इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल इन एन इकनॉमी। सेंट्रल बैंक कौन, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ट्राई मतलब कोशिश करता रहता है इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए अमाउंट ऑफ क्रेडिट, मतलब अमाउंट क्रेडिट का अवेलेबल जो है जो इंडियन इकनॉमी में, मतलब कभी बढ़ाता है कभी या कभी डिक्रीज करता है, कम करता है, जो हमारी इकनॉमी में अवेलेबल है। वेरियस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक आर एज फॉलोज। देखिए अब कुछ हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं। कौन कौन से क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज़ करता है, जिसके द्वारा जो प्रभावित करते हैं क्रेडिट को, मतलब जो उधार लेने की जो क्षमता है इंडियन इकनॉमी के अंदर।
राइट। ये देखते हैं, तो ये देखिए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है हमारा बैंक रेट का। बैंक रेट की मैं सिंपल सी डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ। बैंक रेट इज़ द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट अ लॉन्ग टर्म पीरियड लोन टू द कमर्शियल बैंक्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट at which the bank at the rate of interest at which the Reserve Bank of India lends money to the commercial banks is called bank rate। जिस इंटरेस्ट की रेट पर, जिस दर पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ग्रांट करता है लॉन्ग टर्म पीरियड लोन टू द कमर्शियल बैंक्स, उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन भी लिखिए, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स एज द लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज़ नोन एज बैंक रेट। जिस दर पर, मतलब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो लैंड करता है मनी टू द कमर्शियल बैंक्स को, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, ये नोट्स मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं, तो ये लिख लीजिए। द बैंक रेट इज़ अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल बैंक एट रेगुलर इंटरवल्स इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्स टू द मार्केट कंडीशन। बैंक रेट हमेशा अनाउंस किया जाता है बाय सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलर इंटरवल्स पर, मतलब रेगुलर टाइम पीरियड पर, in order to respond to the market condition के अकॉर्डिंग। एन इंक्रीज इन बैंक रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक। इंक्रीज मतलब बैंक रेट के बढ़ने से क्या होता है, ये इंक्रीज करता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, देखिए मान लीजिए बैंक रेट अगर बढ़ा, बैंक रेट बढ़ गया तो जो कमर्शियल बैंक है वो बोरो कम करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट उसे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। ठीक है, इट फोर्सेज द कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज देयर लैंडिंग रेट विच, हाँ, और ये फोर्स करता है कमर्शियल बैंक को कि वो पब्लिक से फिर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करे। आइए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए एक सिनेरियो मैंने प्रिपेयर किया है। ये देखिए, ये पब्लिक है, फिर ये कमर्शियल बैंक, और ये आरबीआई हमारा। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लॉन्ग पीरियड टर्म पे लोन दे दिया। ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ गया, कमर्शियल बैंक ने पब्लिक को दिया, आओ होम लोन लो, आओ व्हीकल लोन लो, जो आओ गोल्ड लोन लो, जो भी लोन लेना है आपको ले लीजिए। आरबीआई ने इस मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया था, इकनॉमी में पैसे की बहुत सप्लाई ज़्यादा हो गई थी। आरबीआई ने क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। कमर्शियल बैंक को जो मनी देता था उसमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। पहले 10% था, तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को 15% में दे रहा था लोन। अब आरबीआई ने क्या किया, 20% कर दिया। तो 20% हमारे कमर्शियल बैंक अगर 20% भी दे देगा, उसे क्या बचेगा, नथिंग। तो कमर्शियल बैंक ने क्या किया, 25% चार्ज करने लगेगा पब्लिक से। पब्लिक ने लोन लेना बंद कर दिया, मनी की सप्लाई रुक गई। ठीक है, इकोनॉमी में तो ऐसा ही होता है। इसी के अपोजिट सिनेरियो को जब हो जाएगा, जब मनी सप्लाई कम हो गया है, तो बैंक रेट घटा देगा आरबीआई और कमर्शियल बैंक को लोन देगा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। फिर कमर्शियल बैंक पब्लिक्स को देंगी, पब्लिक्स लोन लेगी और मनी सप्लाई फिर से बढ़ जाएगी इकोनॉमी के अंदर, एक अर्थव्यवस्था के अंदर। तो ये सिनेरियो पूरा मतलब चलता रहता है, मतलब जब मनी सप्लाई बढ़ गई तो उसे कम कर दिया जाए, और जब कम है तो उसे बढ़ा दिया जाए। और रेपो रेट, यहाँ पर रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है एट विच द आरबीआई इज लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। मतलब तो इसमें छोटा सा ही सिनेरियो है कि बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म पीरियड लोन होता है, और रेपो रेट हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। रेपो रेट एट विच द आरबीआई लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है बेसिकली। फोर्थ हमारा पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम टू द जनरल पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स। यह रेफर करता है बाइंग और सेलिंग, मतलब खरीदना और बेचना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, मतलब सरकार की जो सिक्योरिटीज़ हैं, बाय द सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के द्वारा, फ्रॉम टू द जनरल पब्लिक को, जैसे कि हम आम लोग हो गए, आम जनता को बेच देंगे उस सिक्योरिटीज़ को, और कमर्शियल बैंक्स को बेच देंगे जैसे। ठीक है, आरबीआई इज ऑथोराइज टू सेल और परचेज ट्रेजरी बिल्स। आरबीआई को ऑथोराइज्ड है, मतलब अथॉरिटी है कि वो सेल कर सकता है ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को। तो जो हमारा ओएमओ है वो डायरेक्टली इफेक्ट्स किसे करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है वो सप्लाई ऑफ मनी को। जो मनी की सप्लाई है वो उसको इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर आप मार्केट में पैसा चल रहा है तो वो सिक्योरिटीज़ को बेच देगा, सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल्स को बेच देगा। तो पब्लिक का जो पैसा है और कमर्शियल बैंक से जो पैसा है वो आरबीआई के पास आ जाएगा। फिर अगर मार्केट में फिर मनी सप्लाई कम करनी है तो वो वापस उस सिक्योरिटीज़ को कर देगा और उसको पैसा वापस दे देगा विद इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी इनका इंटरेस्ट बनता है। मीन्स सेल ऑफ, देखिए सेल ऑफ सिक्योरिटी टू द रिड्यूस बैंक एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट
डिक्रीज मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, हाँ मतलब सेल की क्यों की जाती है सिक्योरिटी की, रिड्यूस करने के लिए बैंक एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट, डिक्रीज मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में मनी की सप्लाई को रोकने के लिए। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय सेंट्रल बैंक इंक्रीज क्रेडिट पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, और जो परचेज है सिक्योरिटीज़ की जो परचेज की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा, ये इंक्रीज़ करती है, ये बढ़ा देती है क्रेडिट पावर को ऑफ कमर्शियल बैंक्स की। मतलब अब खरीद रहे हैं सिक्योरिटीज़ को तो पैसा जा रहा है कमर्शियल बैंक्स के पास और जनरल पब्लिक के पास, ठीक है। तो ये उनकी जो क्रेडिट पावर है उस कमर्शियल बैंक्स की उसको बढ़ा दिया। तो आज की वीडियो में बेसिकली सीखा आरबीआई का रोल, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के 3 पॉइंट्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम बैंकिंग से और मतलब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के और भी पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।